सो वी डिड दिस क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखा था एक हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब था और इस साइड से अमोनिया पास कराया, इस साइड से HCl पास कराया एंड द टोटल लेंथ वाज 1 मीटर। तो कैसे ये बीच में मिला था, तो हमने यहाँ पे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया था कि टोटल कितना पे कहाँ पे ये ज्वाइन होगा। अब यहाँ पर ये हमने क्या लिखा था, सारा प्रेशर नंबर ऑफ मोल सब कुछ बराबर था, इसमें ऐसे हो गया था। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, व्हाट आई एम चेंजिंग हियर इज, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कुछ इस तरह का है। इफ आई एम सेइंग द सेम ट्यूब इज देयर, यानी वही ट्यूब है हमारे पास, वही ट्यूब कहने का मतलब है कि मैंने बिल्कुल वही वाला लिया हुआ है और इसमें कुछ इस तरह से यही ट्यूब लिया हमने यहाँ से। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, इस बार मैंने हल्का सा इसमें ये ऐसे ले लिया और यहाँ पर कुछ ऐसे कर दिया और बोला है यहाँ से कि भाई इसमें अमोनिया इससे इस साइड से पास करा ही रहे हैं, सो पासिंग अमोनिया थ्रू दिस साइड, अमोनिया यहाँ से पास करा रहे हैं और HCl यहाँ से पास करा रहे हैं। डिस्टेंस इज अगेन डेफिनेटली ये वाला हमारा वही का वही है, अगेन सेम 1 मीटर है। और चूंकि डिस्टेंस 1 मीटर ही है एंड देयर फोर आई एम आस्किंग हियर वन थिंग कि अब मुझे करना इसमें ये है कि दोनों तरफ प्रेशर कितना हो ताकि ये दोनों जो हमारे पास है बिल्कुल वो एग्जैक्टली मिडवे में ये मिले। कहाँ पे मिले ये, बिल्कुल बीचों बीच, यानी ये जो ये मतलब फ्यूम बने, वाइट फ्यूम बने, वो कहाँ पर बने, वो बिल्कुल बीचों बीच, यानी यहाँ पर ये वाइट फ्यूम बनना चाहिए, यानी कहने का मतलब है एग्जैक्टली मिडवे पर बनेगा यहाँ पर। सो if I say this is pressure at this side is 1 atm, P इक्वल टू यहाँ पर कितना है, ये 1 atm ले लिया हमने इसमें। जस्ट इमेजिन प्रेशर एट दिस पॉइंट H, प्रेशर H 1 atm, P1 atm। तो यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि ये बिल्कुल बीच में मिले, सो P इक्वल टू वॉट, यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया हमने क्या पूछा है आपसे, या क्या कहा गया है क्वेश्चन में? आर यू क्लियर विद दैट पार्ट? यस आया सर। ना? हाँ। क्या है क्वेश्चन, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर प्रेशर बराबर था, तो प्रेशर बराबर था इसीलिए जो लाइटर गैस थी वो ज्यादा उसने ट्रेवल कर लिया और जो हेवियर गैस थी उसने कम ट्रेवल किया। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया है, तो ये प्रेशर कितना होगा वो हमें ढूंढना है, दैट इज द टास्क। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। दो दिस इज अ बिट थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, बट स्टिल वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सा कोशिश करके यदि हम करें तो शायद हम निकाल लें। जस्ट ट्राई दिस आउट। सर हाँ। सर टेम्परेचर और नंबर हाँ ऑफ सब मोल्स तो बाकी सेम। सब हाँ हाँ।
Any thoughts? चलो देखो यहाँ पर बच्चों, इसको कैसे सॉल्व कैसे करना है समझने की कोशिश करते हैं. And so solution is, इसमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना. So when I say rate of diffusion or effusion, so particularly ये effusion की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर. So rate of effusion is basically rate of effusion. अगर बच्चों सोचो यहाँ पर, यदि आपसे ये कहा जाए कि यदि मैं मुझे रेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, सो हाउ टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेट, हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रेट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट टर्म? हाउ इज रेट एक्सप्रेस्ड? रेट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? Sir, volume and time. रेट rate, what is rate? Rate mathematically, how do we express them? सर रेडियस की टर्म्स में कर सकते हैं. Mathematically, rate is expressed by dy by dx. रेट की जब मेजरमेंट की बात करते हैं ना, तो रेट जब मैथमेटिकली, जब भी मैथमेटिकली कहा जाए, सो रेट इज dy अपॉन dx, यानी रेट ऑफ चेंज की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर. तो जब इफ्यूजन है, इफ्यूजन में किस चीज का रेट चेंज होता है, क्या बदल रहा होता है? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होते हैं, एंड देयरफॉर वी कैन से वॉल्यूम बाहर निकल रहा होता है, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स. सो वी राइट इट, रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू माइनस dn अपॉन dt. dn बाई dt लिखते हैं इसको. मतलब क्या हुआ? dn by dt means what? dn by dt लिखने का मतलब ये है यहाँ पर कि number of molecules, gas molecules effused per unit time, right? So this is dn by dt in a given time is dn by dt, and this is proportional to what? अभी हमने देखा था यहाँ पे under root 1 upon ma के proportional था, and so when we apply this one, ये वाला इसको थोड़ा और elaborate किया जाता है जब derivation से एक relation आता है which is saying this relation P into A. ये आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको और इसे ट्राई करके देखेंगे इसको. P into A अपॉन 2 pi r t m, 2 pi r t m. यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है दिस इज अंडर रूट. देखिए बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर. कौन कौन सा टर्म इन्वॉल्व है? नंबर 1, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, यहाँ पर dn by dt लिखा हमने यहाँ पर, एंड सो हियर pa यानी प्रेशर आ गया. सो वी हैव गॉट प्रेशर. देन वी हैव इसके अलावा a, व्हाट दिस a इज, वेयर p इज प्रेशर हो गया. यहाँ पर हम ये लिखते हैं इसमें कि p हमारा क्या है? प्रेशर है. p इक्वल टू प्रेशर under which a gas is moving, pressure under which gas is moving. A is area of orifice, area of orifice. एरिया कितना है? देन पाई तो कांस्टेंट ही, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. टी इज टेम्परेचर एंड एम इज मोलर मास. ठीक. सो वी हैव द एक्सप्रेशन लाइक दिस वन, पी ए पा. क्या है ये? पा. पा मूवी था एक, देखा था आप लोगों ने, अमिताभ बच्चन की. यस सर. वही पा है यहाँ पर. पा अपॉन अंडर रूट 2 पाई आर टी एम. ये धीरे धीरे याद होगा, इकट्ठा अभी तुरंत में याद नहीं होगा, एंड डोंट वरी फॉर दैट.
उसे सोचना नहीं है कि याद क्यों नहीं हो रहा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। जस्ट इसको देखो यहाँ पर कि पी ए है, बस ये ध्यान रखना है डी एन बाई डी टी रेट ऑफ इफ्यूजन जो है हमारे पास, चूंकि वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, सो दिस इज डिक्रीजिंग है, एंड पी ए अपॉन 2 पाई आर टी एम। 2 पाई है अंडर रूट में, आर है, फिर ये टी है, फिर ये एम है, सो अंडर रूट 2 पाई आर टी एम, ये वाला आ गया हमारे पास टर्म। ठीक, so we have got this PA upon 2 pi RTM, and thus we can see here। अब जरा सोचो कि ये वाला फॉर्मूला है, and now आपके सामने मैंने फॉर्मूला दे दिया है। now again connect this with the question। इस क्वेश्चन के साथ आप कनेक्ट करें एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। so using this one we can write here R बराबर PA by RT लिखा हमने, तो ये P1 A1 by 2 pi RT M1 अंडर रूट 2 पाई आर टी 2 M2 P2 A2, जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, सो ऑल आर जस्ट कैंसिल्ड आउट, सो वी हैव गॉट दिस P1 by P2 अंडर रूट M2 by M1। अब हमने क्या करना पड़ा, ये जो हमारे पास होगा टाइम कांस्टेंट ही है, तो टाइम भी कैंसिल आउट हो गया, तो v बाई टी, तो v बराबर पाई आर स्क्वायर एक्स, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स। हमने एच सी एल को यदि x मान लिया तो ये वाला क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा, सो पी एच सी एल पी एन एच थ्री अंडर रूट एम एन एच थ्री बाई एम एच सी एल। अब ये सोचो जरा हमने क्या लिखा है, कंडीशन क्या कहा है यहाँ पर, कंडीशन इज स्टेटिंग दैट दिस इज मीटिंग एग्जैक्टली मिडवे, बिल्कुल बीचों बीच में ये मिलता है। जब ये बीचों बीच में ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, therefore we can say x and 1 minus x has to be equal, and so this term and this term is all cancelled out, यानी ये वाला क्या आ गया, ये 1 हो गया, and so we can write here therefore हम लोग ये लिख सकते हैं p of HCl बराबर क्या हो जाएगा, therefore p of HCl would be equal to, ये इधर चला गया, PnH3 अंडर रूट MHCl by MnH3, एंड सो दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 ही था, और अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास, ये है 36.5 अपॉन एम एन से कितना 17, एंड सो दैट कम्स आउट टू बी कितना है, करीब करीब 17 टू जा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा अंदर में। तो ये वाला लास्ट में जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अंडर रूट 2 के बराबर, ऐसे कुछ हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था, ये वाला क्वेश्चन में देखो हमने 2.14 आया था, ये वाला अंडर रूट हमने 2.14, और दिस इज इक्वल टू 1.46, सो हियर वी कैन से दिस इज इक्वल टू 1.46 आ जाएगा। Right, so please go through this and identify, check the formula and understand and apply। सर एक डाउट है, बोलो। मैंने ये फॉर्मूला बताने से पहले मैंने ना ट्राई करा था, तो उसमें मैंने ये देखा था कि प्रेशर के फॉर्मूला जो हमने करा था NRT बाई वी, मैंने उससे ट्राई करा था कि इसमें NRT तो कांस्टेंट ही था, तो फिर मैंने P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करा था, क्योंकि V1 और V2 हमने पहले भी क्वेश्चन में निकाल लिया था, तो फिर उससे मतलब यही आंसर आ गया था फिर। हाँ, तो उसमें करीब वही चीजें हो जाएंगी, ठीक ही है। मतलब ये बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है ना? नहीं, बिना फॉर्मूले के नहीं हो सकता, इसमें वो बाय चांस मतलब वो चीज हो गई यहाँ पर, बट एक्चुअली बिना इसमें, क्योंकि ये वाला खैर ठीक है वो उस वाले में आ गया, वहां से भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक खूबी की बात ये है, इसमें और भी चीजें इन्वॉल्व है, तो ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ इन दिस केस जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें क्या क्या खूबी है, इसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है और ये ए भी इन्वॉल्व है, सो दिस इज अ मास्टर फॉर्मूला, यानी कैसा भी क्वेश्चन हो इफ्यूजन और डिफ्यूजन वाला, दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस वन। लेकिन ध्यान रखना ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इफ्यूजन के लिए, ठीक। और बच्चों इसमें ध्यान रखो, यहाँ पे देखो यदि मैं पूछूं इसमें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ ऑरिफिस, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ ऑरिफिस जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन कितना होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन कंक्लूड, यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, एंड सो दोज आइडियाज आर समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे आइडियाज हैं, आप ध्यान से देखो इसको, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, ये देखो नंबर 1 हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये वाला आर है, सो दिस आर यानी रेट ऑफ इफ्यूजन जो है हमारा वो क्या हो गया, रेट ऑफ इफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू, दिस रेट ऑफ इफ्यूजन इज बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ऑरिफिस,
एरिया ऑफ ऑरिफिस के प्रोपोर्शनल है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ ऑरिफिस के प्रोपोर्शनल हो गया। सिमिलरली वी कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, यानी यहाँ पर हमारे पास ये है 1/√T। देन दिस इज ऑल्सो 1/√m। Also we can say this is proportional to pressure के directly proportional है। Similarly number of mole के directly proportional होगा। So we need to remember these, यानी इसमें हम लोग इसको correlate कर सकते हैं कि R जो होगा rate of effusion जो है वो area of orifice के proportional है, 1/√T के proportional होगा, 1/√T बोल रहा हूँ मैं, यानी inversely हो गया। 1/√m है, directly proportional to P है, directly proportional to number of moles है। So again another question is there, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि कैन यू इमेजिन करें आप इसमें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। तो एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि इसमें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है, सो द हेडिंग दैट आई एम पुटिंग हियर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on diffusion and effusion। क्या इफेक्ट होगा हमें ये ढूंढना है, ये बताना है। सो कैन यू गेस एंड वाई, जो भी आंसर है प्लीज कम अप विद वाई, वाई के साथ आंसर आना है इसमें। एक से बिल्कुल ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इससे मैथमेटिकली हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं कि डिफ्यूज, अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या था और इफ्यूजन क्या था, देन थिंक अबाउट डिफ्यूजन इफ्यूजन एंड देन अगेन अप्लाई टू थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला एंड देन फाइनली अप्लाई और रिलेट these two। So we can see here rate of diffusion increases with temperature and with increase in temperature rate of effusion decreases with इंक्रीज इन टेम्परेचर। और रीजन बिल्कुल वही है, जो डिफिनीशन में जो बेसिक डिफरेंस है वही रीजन भी है। बिकॉज इन दिस केस व्हाट विल बी हैपनिंग, जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट, जो हमने यहाँ पे बेसिक आइडिया पढ़ा था, वो आइडिया हमारे पास क्या था डिफ्यूजन और इफ्यूजन का, वो आइडिया ये था, आई होप यू रिमेंबर दैट, कि हमने आपको ये समझाया था कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा होता है, डिफ्यूजन में गैस के निकलने के लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, द गैस कैन एस्केप थ्रू दिस वे, ऐसे यहाँ से कहीं से भी ये निकल सकता है, ठीक। बट इफ्यूजन में ऐसा नहीं है। इफ्यूजन में क्या होगा, आप इमेजिन करके सोच के देखें यहाँ पर कि मान लो पहले हमने एक सीधा सा ये ले लिया था, कुछ इस तरीके का सिचुएशन है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं एक और डायग्राम से दिखाता हूँ आपको, कि इमेजिन करो आप कि पहले हमारे पास ये था, लाइक कुछ इस तरह से ले लिया हमने, एक ऐसे ही एक क्यूब बनाते हैं और इस क्यूब को हमने फिर एक कवर ऐसे ले लिया and then I'm joining them। इससे पहले पार्टिकल था जो कि किसी खास स्पीड से मूव कर रहा था, मान लो ये पार्टिकल है यहाँ पर, इसमें लेट अस टेक दिस पार्टिकल, सो दीज पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड, ये पार्टिकल मूव कर रहा था, ये पार्टिकल मूव कर रहा था। मान लो यहाँ पर एक हमने गेट बना रखा है जहां से ये गैस एस्केप हो सकता है। जस्ट इमेजिन आई हैव टेकन अ गेट हियर लाइक दिस, ये ओपनिंग है जहां से गैस निकल सकता है। अब जरा सोचो आप, यहाँ से गैस ये ट्रेवल कर रहा था, दिस इज ट्रेवलिंग विद अ सर्टेन स्पीड, अब अचानक हमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दिस स्पीड वुड इंक्रीज, हाँ या ना, Yes। राइट। दिस वी हैव डिस्कस समवेयर आल्सो, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी हम लोग, मुझे लगता है जैसे हम लोग डिस्कशन किया था, मैंने एक एग्जांपल बोला था उपहार सिनेमा का, मैंने कुछ एग्जांपल लिया था, एंड इफ यू कैन रिकलेक्ट, सवर आप तो थे उसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है।
तो इसमें क्या होगा, सपोज ये मूव कर रहा है, अचानक से यदि मान लो कि यदि हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दिया, अब जैसे मान लो ये वाला यहाँ तक पहुंचा, दूसरा भी यहाँ पे आके इसको धक्का मार देता है, तो इसका डायरेक्शन बदल गया। सो वी कैन से, जैसे स्टैम्पेड क्यों होता है भीड़ में, इसलिए होता है कि शुरू में यदि जब नॉर्मल जैसे मूवी हॉल में है, तो जब बिल्कुल कुछ भी नॉर्मल है तो क्या होता है, लोग एक एक करके आराम से, ये वाला आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया निकल गया, ऐसे आया निकल गया। लेकिन यदि हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे कहीं पे आग लग जाए, फिर क्या होता है, यहाँ पर ये भी सब लोग इकट्ठा निकलने की कोशिश करते हैं, उतना स्पेस रहता नहीं है। तो जब उतना स्पेस रहता नहीं है तो क्या होता है ऊपर में कि जितना इवन जो निकल भी सकता है उसको भी धक्का मार के साइड कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली नंबर ऑफ पार्ट की जो नंबर ऑफ पीपल है वो उसमें घायल हो जाते हैं। And similarly, we can say the number of people that can escape through this hole would be, or the gas molecule that can escape through this hole would be reduced. हाँ या ना? Yes. And therefore we can say rate of effusion जो होगा वो क्या होगा, decrease कर जाता है as we increase the temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से effusion क्या होगा, वो हमारा decrease कर जाएगा. And so remember that, इस ये चीज में ध्यान रखना है. डन है? हाँ या ना? Yes. यहाँ से निकलना था, इसको यहाँ से गैस बाहर निकल रहा था. ठीक, तो ये हो गया ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन में इतना ही हमें पढ़ना था. अब हम लोग चलते हैं इससे आगे. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. अब ये हमारा हो गया खत्म. अब इससे और आगे चलते हैं, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की बात करते हैं. एंड सो द हेडिंग इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. सो व्हेन आई से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, मतलब ये है इसका कि जो भी हमने अभी अभी पढ़ लिया है, यानी जितने भी गैस लॉज हैं, सो इन सब को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए जो कुछ लॉज हैं, यानी इन सब कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का यूज किया जाता है. सो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में KTG भी कहते हैं इसको. दिस इज ऑल्सो नोन एज KTG. KTG ये फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. अब इसमें दिस इज बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशन, यानी जैसे हम लोगों ने इसका आप बेसिस ऐसे समझें कि जो भी हम लोगों ने लॉ की बात की है वो बेसिकली एप्लीकेबल कब है, जब आइडियल गैसेज की तरह ये बिहेव करती हैं, और आइडियल गैस को मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज बेसिकली यू कैन से दो एजम्पशन जो कि मैथमेटिकली ये प्रूफ करता है कि कैसे ये गैस लॉज वैलिड है, और उसी को ये जस्टिफाई करता है, यानी मैथमेटिकल ये प्रूफ है ये. And so here this is based on certain assumption. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है ये कुछ assumptions पर based है. तो पहले उन assumptions को हम लोग लिखेंगे and then we'll go ahead, उसको फिर mathematical expression की हम लोग बात करेंगे. So first write those assumptions are to be noted. So number one जो सबसे पहला assumptions है यहाँ पर, वो कुछ assumptions की हम लोग बात करते हैं. So that is required to be noted. Number one, पहला assumption की हम बात करें. So number one is, ठीक, so the gas is collection of particles. The gas is collection of particles treated as point mass. Particles treated as point mass. Treated as collection of particles treated as point masses. Collection of particles treated as point masses. Point masses. ठीक, पॉइंट मास कहने का क्या मतलब हो गया, मतलब ये है कि इसको एज अ पॉइंट की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते, गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग कुछ ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट मासेज. एंड देयरफॉर सिंस दिस इज पॉइंट मास है,
So this occupy no volume. Therefore, दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर second is therefore they are always in. They occupy no volume. They occupy no volume. They occupy no volume and are always in continuous random and straight line motion. Straight line motion. लगातार ये क्या होते हैं? Continuously move करते रहते हैं straight line में. So all gas particles are moving in a straight line in continuous random motion. Continuous randomly. तो उसमें ये नहीं है कि मतलब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा या अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा. नथिंग लाइक दैट. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर. थर्ड एज ड्यूरिंग दिस मोशन, during this motion they collide with each other. They collide with each other as well as with the wall, with the walls of container. आपस में भी कोलाइड करेंगे और साथ साथ क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल के बीच में भी कोलिजन होता है. और दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये वाला लिया और ये वाला लिया. दे आर ऑल्सो कोलाइडिंग and simultaneously we can also say it like that, they collide with what? They collide with the wall of container as well. यानी ये कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करेंगे और इससे भी खुद आपस में भी कोलाइड करते हैं. एंड सो इसमें एक और खूबी है, जब ये कोलिजन होता है, सो ड्यूरिंग दिस कोलिजन देयर इज कोई नेट लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है. तो नेट एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा. एंड सो दिस ऑल यू कैन से जो कोलिजन्स हैं, दैट आर all collisions are elastic. So here they are colliding with each other like that. कुछ ऐसे ये कोलाइड आपस में भी करते हैं और वे वॉल के साथ भी कोलिजन होता है. यानी द मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद देयर वॉल्स एज वेल. यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस वॉल के साथ भी कोलाइड करता है और ये आपस में भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं. ये ऐसे और ये ऐसे. So they collide with each other as well as with the wall of container. सबके साथ सारी collisions से possible है. So in this case, fourth one is, इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि there is, in this case during this collision there is no, all collisions are elastic. इलास्टिक करने क्या मतलब होता है? व्हेन आई से इलास्टिक कोलिजन, मतलब इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है. सो देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिजन को इलास्टिक बोलते हैं. देन वी आर कंसिडरिंग, इसके बाद there is no force of attraction between the gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं है. ठीक. देन हाँ बोलो. दो गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. व्हाट इज स्टेटिंग, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब ये वाला कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है. देन सिक्स्थ वन इज, यहाँ पे एक वर्ड लिखना,
the distance traveled between two successive collision. The distance traveled between two successive collision. Two successive collision is very much larger. Is very much larger in comparison to the diameter of gas molecules. देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है इन कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। इसका क्या मीनिंग है इसको हम लोग इलैबोरेट करना। सो दिस स्टेटमेंट नॉर्मली इज नॉट गिवन। सो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज द वॉल्यूम ऑफ, ये लिखा हुआ होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is negligible in comparison to the volume of container. और रीजन उसका एक्चुअल स्टेटमेंट ये वाला है, दिस इज एक्चुअल, ये वाला एक्चुअल है। इससे हम लोग ये चीज डिराइव करते हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा होता है, इसी इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होंगे। एंड देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ पर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो उसका जो मतलब वॉल्यूम है उस टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। सो वी नेग्लेक्ट देयर वॉल्यूम। एंड फाइनली वन मोर इज देयर, सेवेंथ, दैट इज अगेन वी कैन से ये वाला जो हमारे पास सेवेंथ है और जो फाइनल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज रिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। सो एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल kinetic energy is directly proportional to absolute temperature। जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। एंड दस बेसिस दिस, यानी वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी में लिखा है यहाँ पर, सो फ्रॉम दैट देखो यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। रिमेंबर यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है। इन सब थ्योरीज से हमें डेरिवेशन हमें नहीं करना है केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में आप लोगों को कराया जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस रिलेशन, वी आर जस्ट लुकिंग एट जो इसके रिजल्ट्स जो भी आते हैं हमारे पास उसी की हम लोग बात करते हैं। एंड सो द रिजल्ट फ्रॉम दिस वन एज, जो इससे रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट कुछ इस तरह का है। यहाँ से एक रिलेशन ये मिलता है कि PV इक्वल टू बेसिस दिस, द रिलेशन दैट वी डिराइव इज PV इक्वल टू 1/3 m into n into c square। PV equal to 1/3 mn c square, where P तो नॉर्मल टर्म प्रेशर है, V इज वॉल्यूम, 1/3 नंबर हो गया, मास M इज व्हाट, M इज मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल हम, M इज mass of one gas molecule, n is number of molecule and c is basically speed है। अब इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, that I'll just I am writing here। तो ये हो गया हमारा this m is mass of one molecule, ठीक। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक।
C इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाता है। C इज कॉल्ड रूट मीन square speed. So we have this is mass of one molecule, number of molecule, root mean square speed. So again now coming to this idea, like suppose जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया कि imagine करते हैं कि हमारे पास ये 1 मोल, for 1 mole what we can write, for 1 mole we can say for 1 mole PV equal to RT, N equal to 1, PV equal to RT। तो यदि 1 मोल पार्टिकल हो जाए, if N is equal to 1 मोल है, so in that case N times M क्या हो जाएगा, therefore N into M is equal to what, N is 1 mole है N, और M is mass of 1 molecule है, so this is equal to what, when mass of 1 molecule, this is molar mass हो गया, यानी mass of 1 mole molecule हो गया, so we can write this is molar mass capital M आ गया यहाँ पर। N is number of moles, यानी number of mole एवोगाड्रो नंबर है, और M is बेसिकली मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। 1 मोल का मास हो गया, तो 1 मोल मास का मास जो होता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है। एंड सो हियर वी कैन रिप्लेस दिस, यानी PV इक्वल टू RT रिप्लेस करेंगे, और N इंटू एम को क्या करेंगे, N इंटू एम को रिप्लेस करेंगे इस कैपिटल M से। एंड सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद एज, यहां से क्या बच गया हमारे पास, सो वी आर लेफ्ट विद दिस RT इज इक्वल टू 1/3 M इंटू एन, कितना लिखेंगे यहाँ से, दिस इज कैपिटल M इंटू C स्क्वेयर। एंड देयरफॉर, अब ध्यान से देखो M क्या है, क्या, कैपिटल M क्या है, मोलर मास और स्मॉल वाला मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पर हो, मोलर मास नहीं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास M है और N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यदि हमने N को 1 मोल ले लिया तो 1 मोल इनटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या हो गया, मोलर मास हो गया, इजंट इट। यस सर। ठीक, तो 1/3 M इंटू C स्क्वेयर है। एंड नाउ फ्रॉम दिस, तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसको हमने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला क्या आ गया, 2/3 आ गया, इंटू 1/2 आ गया, इंटू M है, इंटू C स्क्वेयर है। तो देखो इस टर्म में देखो क्या आ गया, ये हाफ M इंटू C स्क्वेयर है, यानी हाफ इंटू मास इंटू C स्क्वेयर। And so here we can write this is equal to 2/3 kinetic energy, and now from this what we can say, kinetic energy is equal to 3/2 R into T, and so just have a look at that, इस पे ध्यान दो। एंड सो इस पे आप फोकस करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, so you will have this one, kinetic energy equal to 3/2 RT, ये वाला मिल गया मुझे। एंड thus we can write, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर देखो, average translational kinetic energy is directly proportional to absolute temperature। is this statement ट्रू और फॉल्स, देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। अच्छा एक और चीज बताना, ये कैसा है, ये एक मोल के लिए हमने कैलकुलेट किया है, एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया है, स्वस्ति इज दिस फॉर 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल, स्वस्ति सर 1 मोल 1 मोल के लिए है, यानी क्या लिखेंगे, सो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज 3/2 RT, ये है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज पर मोल, पर मोल। ठीक, अब यदि मुझे पर मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट पर मॉलिक्यूल, सो फॉर दैट व्हाट वी नीड, पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे करना होगा ये, इसी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे 3/2 R अपॉन Na, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये पर मॉलिक्यूल आ जाएगा। एंड सो दिस कम्स आउट टू बी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है
सो दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2, ये होता है ऐसे, इसको लिखते हैं k, स्मॉल k ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर b लिखा हुआ होता है, kb इंटू t ऐसे लिख लेते हैं। ये लिखने का पर्पस क्या है, ये इसलिए लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि इसके कहने का मतलब है यहाँ पर ये वाला हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का लग के, फिर kb इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो व्हाट वुड बी, अच्छा ये वाला कैसा, ये पर मोल था, तो ये वाला क्या हो गया, पर मॉलिक्यूल हो गया, पर मॉलिक्यूल, दिस इज पर मॉलिक्यूल। ठीक, अच्छा इसमें 3/2 kb इंटू टी लिखा है यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास ये कौन सा है, ये ध्यान रखना, ये वाला जो हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा है, दिस इज जस्ट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रिमेंबर दैट। क्या है ये, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल की बात नहीं की है। जस्ट वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दिस इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो ट्रांसलेशन मूवमेंट है उसके कारण से जो काइनेटिक एनर्जी है उसी की ये चर्चा हो रही है। इट इज नॉट अबाउट वाइब्रेशन और अदर एनर्जीज। So this is how we are deriving it. So just इसमें दो चीजें हैं, नंबर वन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, calculate the value of बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kb कितना होगा कैलकुलेट करना है आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये r हमें पता है, ठीक, r/na को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, तो r को na से डिवाइड करो एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू, क्या होगा, जस्ट डू दैट। So this value is found to be 1.3 into 10⁻20 - 23। तो देखो बच्चों, हम लोग इसको सम अप करें, कुछ इसको क्विकली देखते हैं इसको, इसमें ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ इसमें ऐसी बात भी नहीं है। सो इफेक्टिवली व्हाट वी हैव सीन एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इज, कुछ बेसिक चीजों को हमने यहाँ पे सोचा है। अल्टीमेटली इतनी सारी बातें कही गई हैं, लेकिन इसमें से जो काम की चीजें हमारे लिए वो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। एक तो आप ये ध्यान रख लो कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक, यह एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है। तो मेजर जो इसका दो एस्पेक्ट है इस पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का, ये दो एस्पेक्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एक तो हमने ये कहा है कि इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, और दूसरा वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। सो बेसिस दिस ऑल द थ्योरीज कैन बी डिराइव्ड। देन हमने यहाँ से ये डिराइव करके लिखा है पीवी इक्वल टू 1/3 mnc² लिखा था, तो यहाँ पर PV इक्वल टू 1/3 mnc² है, एंड देयरफॉर वी हैव सीन हियर 1m, और जब हमने यहाँ पे m ले लिया, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल का था, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो एक मोल ले लेंगे यहाँ पर, तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो उसका मोलर मास कहलाता है। सो दिस इज योर मोलर मास ऑफ गैस, m इज मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। तो ये वाला आ गया। इसको हमने फिर काइनेटिक एनर्जी को टर्म्स में लिखने के लिए हाफ से ऊपर, मतलब 2 और से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सो वी हैव गॉट व्हाट, यहां से हमें रिजल्ट ये मिल गया कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ये वाइब्रेशनल नहीं है, ध्यान रखना, दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट वाइब्रेशनल, दिस इज नॉट रोटेशनल, दिस इज ट्रांसलेशनल। के ई ट्रांसलेशनल, टी लिख लो, यहाँ पर नहीं होता है तो के ई टी लिख लिया यहाँ, यानी के ई ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 3/2 RT पर मोल, और पर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो 3/2 kb इंटू टी हो जाएगा, राइट। एंड सो दिस इज के ई टी लिखे, ट्रांसलेशनल है ये वाला, राइट। दिस इज व्हाट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज, यही हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, और इसी से और आगे की हम लोग बात करेंगे, बट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड, एंड इसको कोई डाउट है तो डाउट पूछो। Sir, hence they are elastic, they perform elastic collisions. There is no force of attraction between the gas molecules, so there are larger gaps. And then the distance traveled between two successive collisions means that the continuous collision is very much higher in comparison to the diameter of one gas molecule. And
then we have studied that the volume is negligible in comparison to the the container's volume. And then the average translational kinetic energy is directly proportional to the absolute temperature. वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो गया हमारा एजम्पशन को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। नाउ डेरिवेशन पार्ट कौन सुनाएगा? मैं बताऊं? हाँ सुनाओ। तो इसमें ये फॉर्मूला था PV is equals to 1/3 m into n into c square, where शाबाश। m is mass of one molecule, n is number of molecule, and c is root mean square speed. शाबाश। And क्योंकि n is equals to 1, so PV is equals to RT. So m is equals to, which is molar mass, is equals to n into m. हाँ And we can get that PV is equals to 1/3 into capital M into C square. शाबाश। Then by multiplying by 2, we get PV is equals to 2/3 into 1/2 into capital M into C square. शाबाश। And 2 gets cancelled, so 2/3 is equals to kinetic energy, because half NC square is kinetic energy. शाबाश, बिल्कुल ठीक। And so So from that we have got kinetic energy equal to 2/3, so RT. this is 3/2 RT आ गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। ये पर मोल था, दिस इज पर मोल, और यदि मैं इसको Na से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 3/2 kBt पर मॉलिक्यूल आ जाएगा, राइट? Yes, sir. चलो, दैट्स ग्रेट, इट साउंड्स वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स क्वाइट एंथुजियास्टिक। आप लोगों ने याद कर लिया इसको। सो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड अगली क्लास में ऑलमोस्ट मतलब 1 और 2 क्लास हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड सो वी आर जस्ट ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, करीब करीब हम यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं। एंड सो इससे और आगे की हम लोग बात करेंगे, बट अनलेस वी डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीच एंड एवरीथिंग, there is a few more questions that would be given in the assignment. I'll be sharing with you all the number of questions to be attempted. जो हमने शीट शेयर किया हुआ है उसमें से मैं अभी नंबर आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बच्चों। Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you, sir. वेलकम।